हेलो दोस्तों, क्या हाल है सब लोगों के? कैसे हैं भैया आप लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और बहुत शानदार से होंगे। बहुत सारी पढ़ाई कर रहे होंगे, लगातार पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई को स्किप मत कीजिएगा। ये जो कोरोना की सिचुएशन है, ये जो प्रॉब्लम आई है, इन सब के बीच में भी अपने पढ़ाई को नहीं स्किप करना है। याद रखिएगा, ये समय बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको बहुत अच्छा टाइम मिला है पढ़ने के लिए, तो इन सब चीज़ों को मिस मत कीजिए। दूसरी बात ये हुई, काफ़ी दिनों बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है और मुझे पता है कि आप लोग मेरा काफ़ी दिनों से वेट कर रहे थे और जैसे मैसेज आ रहे थे, तो मैं आपका एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। साथ ही साथ मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन और देना चाहता हूं कि इसी के रिगार्डिंग के साथ साथ जैसे जैसे इस पर चीज चलती जाएंगी वैसे वैसे मैं प्रैक्टिस को भी कराते चलूंगा साथ ही साथ। जैसे आज के दिन हम कुछ थ्योरी का पार्ट लेकर चल रहे हैं, कल हम कुछ क्वेश्चंस लेकर चलेंगे, क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। मैं सोच रहा हूं कि एक दो बुक को भी सॉल्व करा दूं, तो जितना भी प्रैक्टिस हो सकती है, जितनी भी चीजें हो सकती हैं, आप सबके लिए सब लेने वाला हूं। बट कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से, आप जानते हैं मेरे घर में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी कोविड वगैरह को लेकर, तो उन सब चीज़ों से उबार आने के बाद, उन सब चीज़ों को सॉर्ट आउट होने के बाद अब थोड़ा सा मैं रिलैक्स फील कर पा रहा हूँ और स्टार्ट करने जा रहा हूँ दोबारा से आपका खुद का पोर्शन, है ना। अगर आपको किसी भी वॉइस क्वालिटी में या फिर अगर आपको ऑडियो क्वालिटी, पिक्चर क्वालिटी में अगर कोई इशू होता है तो आप मुझे बता दीजिएगा। बाकी है ना, धन्यवाद, थैंक यू इसके लिए। ठीक है, और हाँ, एक और चीज़, इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए यार, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। आप लोगों का प्यार, आपका मोटिवेशन यही है कि इन सब वीडियोस को लाइक करते रहें और साथ ही शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, है ना। और अपने दोस्तों को जरूर बताएं इस चैनल के बारे में। ठीक है, चलो भाई, धन्यवाद। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक होने वाला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अगर आपने इससे पहले के लेक्चर नहीं पढ़े हैं तो आप प्लीज पुराने लेक्चर जरूर पढ़ लीजिएगा। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिज्म सारा पोर्शन हो चुका है, तो विद्युत और चुंबकत्व से जो रिलेटेड पार्ट था वो हो चुका है। तो मैं चाहूंगा कि आप पुराने लेक्चर्स मेरे देखकर आ रहे हैं, जिससे आपको थोड़ा सा अंदाजा होगा। या फिर अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो मैं बेसिक्स लेकर चलूंगा, लेकिन फिर भी आप लोगों को थोड़ी बहुत नॉलेज होनी जरूरी है, ठीक है ना। और अगर नहीं भी है तो आप पढ़ सकते हैं, सारे के सारे लेक्चर्स पढ़े हुए हैं। इन लेक्चर्स को भी हम कंटिन्यू करते रहेंगे। आप अपने हाथों से नोट्स बनाते रहें, नोट्स बहुत जरूरी हैं। जब लास्ट टाइम आएगा तो एग्जाम में नोट्स बहुत काम आएंगे, एग्जाम के टाइम रिवीजन करने के काम आएंगे। याद रखिए, मार्क्स ना आने का रीजन या फिर मार्क्स में कमी आने का रीजन सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस होती है और कुछ भी नहीं होता। सब में बराबर दिमाग दिया है भाई, उतना ही समय किसी टॉपर को भी दिया है, उतना ही आपको दिया है, बशर्ते ये बात यह है कि उस टाइम का वो बेहतर तरीके से उपयोग करता है। तो कोशिश करो कि प्रैक्टिस और रिवीजन को बहुत सारा समय दो। रिवीजन बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, और रिवीजन तब हो पाएगा जब आप अपने हाथों से नोट्स बनाए होंगे, तभी तो आपको चीजें याद रहेंगी। इसलिए कोशिश कीजिए कि अपने हाथों से सारे के सारे नोट्स बनाते रहिए। अगर आप नोट्स नहीं भी बना रहे हैं तो मुझे पता है आप लोगों में से कुछ लोग बहुत वैसे हैं, तो अगर आपने नहीं भी बनाया तो आप ज्वाइन कर सकते हैं ट्रिपलिंग फिजिक्स नाम का चैनल, और इसी नाम से हम लोग टेलीग्राम पर भी हैं। तो टेलीग्राम पर ये चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पर चैनल ज्वाइन करने के बाद आपको बाकी अपडेट्स मिलती रहेंगी। मेरी क्लासेस कहाँ कहाँ चल रही हैं ये सब भी आपको पता है। ऑलरेडी हम लोग कैरियर विल पर अपना बैच लेकर आए हुए हैं, तो कैरियर विल पर ऑलरेडी क्लासेस रनिंग में है, तो आप उस बैच को भी ले सकते हैं। ट्रिपलिंग फिजिक्स पर हमारे टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर ले। माफ कीजिएगा। चलिए, तो लेट्स स्टार्ट द पॉइंट। आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं और क्या नहीं पढ़ रहे हैं, इन सब चीजों की चर्चा करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ध्यान से समझिएगा, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है, जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इंडक्शन है ना, जिसको आप लोग कहते हो विद्युत चुंबकीय प्रेरण, जिसको आप लोग कहते हो विद्युत चुंबकीय प्रेरण। बेटा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण जिसको आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहकर चल रहे हो, ये आखिर है क्या? ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण है क्या? यानी ईएमआई है ना। अब ये वो वाली ईएमआई नहीं है, नहीं तो आप लड़ जाएं किसी स्टोर पर जाके, भाई साहब हमें तो ईएमआई बताया था। ये वो ईएमआई नहीं है बेटा, ये आपकी फिजिक्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाली ईएमआई, जिसको विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। अब ऐसा पढ़ क्यों रहे हैं भाई साहब? एक बहुत चमत्कारी चीज हमारे में निकल कर आने वाली है। वो चमत्कारी चीज ये है कि आप अगर किसी में मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता जो आपने मैग्नेट के थ्रू लगा रखी है, उसमें अगर परिवर्तन करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। मतलब आप समझ रहे हो, एक खास बात निकल कर आए। अभी तक हम क्या करते थे, बैटरी बना रहे हैं, हम सेल बना रहे हैं, ड्राई सेल, बड़ी मेहनत करी भाई साहब, बड़े लोग लगाए, हमने एक ड्राई सेल बना दी, छोटी सी बात। और भाई साहब फैराडे नाम के आदमी कुछ निकल कर आए, उन्होंने ये कह दिया कि भाई साहब एक काम करो ना, फ्लक्स चेंज कर दो। कुछ करो ही मत, आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत ही क्या है। आप क्या करो, मैग्नेट के बीच में फ्लक्स चेंज कर दो और आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी, वो आपका करंट जनरेट हो जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। तो आप एक मेरी बात समझने की कोशिश करना कि एक बहुत सी अच्छी चीज दी कि आपको ये सब ड्राई सेल व्राई सेल की मेहनत करनी नहीं है, आप सीधे सीधे प्रोड्यूस करो ना, जिसका कंसेप्ट पे आधारित हमारे जनरेटर है।
यानी मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करो, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करो और आपका ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी वैद्युत वाहक बल ले लो। क्या फर्क पड़ता है? इतनी छोटी सी बात कहकर चले थे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही बड़ी डिस्कवरी है। ये समझ लीजिए ईएमआई हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, आराम से सब चीजों को समझिएगा, ईएमआई क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, किस तरीके से ये चीज स्टार्ट हो रही है। देखो, अगर आप विद्युत चुंबकीय प्रेरण की बात करते हैं जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं, विद्युत चुंबकीय की बात करते हैं, प्रेरण की बात करते हैं, इस सब चीज की अगर मैं बात लेकर चलूं तो इसमें एक छोटा सा टॉपिक है दैट इज फ्लक्स। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने पहले टॉपिक दैट इज फ्लक्स से। चलो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक इस फ्लक्स। आपको थोड़ी बहुत जानकारी होगी फ्लक्स होता क्या है, परंतु फिर भी आपको थोड़ी सी इसमें जरूरत पड़ेगी, तो उन सब चीजों को भी हम दोबारा बताते चलेंगे। ठीक है, चलिए, इसमें पहला टॉपिक है दैट इज फ्लक्स। फ्लक्स को हम लोग बोलते हैं, आप जानते हो, इसको हम बोलते हैं वैद्युत फ्लक्स, इसको बोलते हैं चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। वहां हमने पढ़ा था वैद्युत फ्लक्स, यहां पर है चुंबकीय फ्लक्स। अब ये मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या है, ये चुंबकीय फ्लक्स होता क्या है? बच्चों एक बात समझना, मेरी बात समझना। मान लीजिए कि आपके पास एक रॉड है, मान लीजिए आपके पास एक प्लेट है, या आप एक प्लेट ले और आपने ये कहा कि इस शीट के आपने कुछ मैग्नेटिक फील्ड को पास होते हुए देखा। कितना पास होते हुए देखा? ये पास होते हुए देखा। आपने कहा भाई जी बहुत बढ़िया बात। आपने कहा कितनी लाइनें पास कर रही हैं? आपने गिन के बता दी भाई साहब, आपने गिन के बता दी कि कितनी लाइनें पास कर रही हैं। आपने कहा मास्टर जी 1 2 छोड़ दो, 4 लाइनें पास कर रही हैं। तो कितनी लाइन पास कर रही हैं भाई साहब? लाइन जो पास कर रही हैं वो है आपकी 4। कितनी लाइनें पास कर रही हैं? 4 पास कर रही हैं। तो मेरी बात समझना, तो फ्लक्स का मतलब क्या होता है? फ्लक्स का मतलब होता है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, मतलब नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू number of field lines passing through unit area in a perpendicular manner, यानी with surface। आप मेरी बात समझना, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। मैं कहने की ये कोशिश कर रहा हूं कि भाई साहब अगर मैं फ्लक्स की बात करूं तो फ्लक्स कुछ नहीं होता। फ्लक्स का मतलब होता है कि एक एकांकी क्षेत्रफल से यानी यूनिट एरिया से कितनी लाइनें पास कर रही हैं, यानी कितनी रेखाएं पास कर रही हैं। जितनी लाइन पास करेंगी उसी को हम क्या बोलेंगे? वैद्युत फ्लक्स कहकर चलेंगे, यानी चुंबकीय फ्लक्स कहेंगे। मेरी बात समझना, आपने कहा ये 1 लाइन हो गई, ये 2 लाइन हो गई, ये 3 लाइन हो गई और ये 4 लाइन हो गई। तो आपने फ्लक्स कितना बोल दिया? आपने साफ साफ बोल दिया कि फाई कितना है बेटा? 4 है। मेरी बात ध्यान से समझना। तो फ्लक्स का मतलब क्या हुआ? कितनी रेखाएं पास कर रही हैं, कितनी लाइनें पास कर रही हैं। ध्यान से समझना, अगर रेखाएं पास कर रही हैं लेकिन इसमें एक लाइन भी जुड़ी है, आपको समझ में आ रहा हो कि परपेंडिकुलर, यानी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये लाइनें हमेशा और हमेशा सतह के अभिलंब होनी चाहिए। अगर ये सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं है बच्चों, अगर ये सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं है बच्चों, तो आप उनको गिन नहीं सकते। एग्जाम्पल के तौर पर मैं अगर ये कह दूं कि भाई साहब अब की बार ये लाइनें ऐसे में पास कर रही हैं, क्या अब की बार भी मैग्नेटिक फ्लक्स चुंबकीय फ्लक्स 1 हो गया? नहीं बेटा, अब नहीं हुआ, अब कुछ और होने वाला है। इसको मैं समझा दूंगा, लेकिन समझना सरफेस के परपेंडिकुलर यानी सतह के कैसे होनी चाहिए? अभिलंब होनी चाहिए। भाई साहब ऐसे लाइनें पास कर जाएंगी तो कोई मतलब नहीं, ऐसे पास कर जाएंगी तो उसका हम बताएंगे। आपने कहा हमेशा परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट को ही ध्यान में रखना है, उसी को रखकर चलेंगे, अदरवाइज चुंबकीय फ्लक्स से कोई मतलब नहीं है। मेरी बात समझ। तो इसका मतलब ये होता है कि कितनी फील्ड लाइंस, मतलब फील्ड लाइंस तो जानते हो ना, ये फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, चुंबकीय क्षेत्र बल रेखाएं वगैरह पढ़ा होगा ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, ठीक है ना। तो इस सब चीजों को हम बोल के चलते हैं। अब हमारे पास आते हैं कि यूनिट क्या लिखेंगे। अगर मैं फाई के बारे में बात लेकर चलूं तो अभी तो मैंने फॉर्मूला नहीं बताया है, लेकिन मैं आपको बता दूं इसका फॉर्मूला होता है BA, और इसको हम लिख सकते हैं आपका टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर। इसको आप लिख सकते हो टेस्ला इंटू में मीटर स्क्वायर, जिसको आप लिख सकते हो वेबर। क्या आपको ये चीज समझ में आ रही है? तो इसकी यूनिट या तो टेस्ला पर मीटर स्क्वायर हो जाएगी या फिर वेबर हो जाएगी। तो इसकी यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट इतनी निकल कर आई। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब हम जरा फॉर्मूला बना कैसे इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं और एक छोटा सा क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं कि इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन छोटा सा बन सकता है। ठीक है, ठीक है बच्चों, आगे चलो। ठीक है, अब मेरी बात समझना,
कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। हिंदी वाले स्टूडेंट्स, आप लोग सारी हिंदी को जितना भी बोलता हूँ वीडियो को पॉज करके हिंदी लिखते जाइएगा, क्योंकि दोनों एक साथ नहीं लिखे जा सकते हैं और इससे क्या होगा, समय का बहुत टाइम लगेगा, है ना। इसलिए चलिए जी हम बात लेकर चलते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस किस चीज पे डिपेंड करती हैं। ठीक है जी, आपने फॉर्मूला लिखा कि फाई बराबर होता है बी डॉट ए। मतलब एक बात सिंपल सी है कि अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ा दूं, यानी चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता बढ़ा दूं, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दूं, तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने से, चुंबकीय क्षेत्र बढ़ने से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बढ़ेंगी। आपको याद होगा हमने कहा था कि जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होती है, जितनी ताकतवर होती है, जितना बी स्ट्रॉन्ग होती है, उतना ज्यादा आपका फाई फ्लक्स आएगा। मेरी बात समझना, जितनी फील्ड लाइंस होंगी उतनी लाइनें पास करेंगी। समझाता हूं कैसे। जैसे आपने कहा कि मैग्नेटिक फील्ड वीक है तो भैया 2 लाइनें 3 लाइनें पास कर रही हैं। अगर स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड होगी तो बहुत लाइनें पास होंगी। याद है डेंसिटी वाला कंसेप्ट। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी देखो, गुण देखो, याद करो गुण क्या होता था, जितनी ज्यादा तीव्रता होती थी उतनी ज्यादा लाइनों की घनत्व भी होता था। तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर बी ज्यादा होगा तो पास होने वाली लाइनें भी तो ज्यादा होंगी। यानी ऑब्वियस सी बात है बेटा, बी पे डिपेंडेंसी है। यानी जितना ज्यादा बी की ताकत होगी उतना ज्यादा फ्लक्स होगा। यानी सिंपल सी चीज है, उतनी ज्यादा लाइनें पास करेंगी। तो एक तो चीज निकल कर आई, बी पे डिपेंड करता है। दूसरा एरिया पर, बिल्कुल भाई, अगर आप एरिया बढ़ा दोगे, अभी तो यूनिट एरिया ले रहे हैं, मतलब यूनिट एरिया से हमने बढ़ा दिया, क्षेत्रफल बढ़ा दिया, तो भाई साहब अगर ज्यादा क्षेत्रफल बढ़ा दोगे, आपने कहा मैं इतना बड़ा एरिया कर दूंगा, तो भाई साहब लाइनें भी तो ज्यादा पास करेंगी। तो ऑब्वियस सी बात है इस पे भी डिपेंडेंसी है, यानी रेडियस पे डिपेंडेंसी है, या अगर सर्कल होता तो रेडियस पे डिपेंडेंसी है। अब मेरी बात समझना बच्चे, कि हमने कहा ठीक है इन दोनों पे डिपेंडेंसी है, पर एंगल क्या चीज है ये। तो अगर मैं इस फॉर्मूले को लिखना चाहूं तो मैं इस फॉर्मूले को बच्चों लिख सकता हूं बी ए कॉस थीटा। पहली बात, थीटा किसके बीच में कोण है बच्चों, थीटा के बारे में बात लेकर चलूं तो थीटा इज एंगल बिटवीन, थीटा एंगल कहां होगा, बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। क्या आपको एरिया वेक्टर पता है? क्या आपको क्षेत्रफल सदिश पता है? मैं पिछले चैप्टर में आपको बता के चल चुका हूं कि एरिया वेक्टर होता क्या है, किस तरीके से जाता है। मैंने आपको यह भी बोला था कि एरिया जो वेक्टर होता है, जिसको आप क्षेत्रफल सदिश कहते हैं, वो हमेशा और हमेशा किसी सरफेस के, किसी सतह के हमेशा अभिलंब होता है, ऑलवेज परपेंडिकुलर। याद रखिएगा, हमेशा परपेंडिकुलर बाहर की तरफ। तो अगर मैं इस एरिया की बात लेकर चलूं, अगर मैं कोई सरफेस सतह लेकर चलूं, तो इसका एरिया वेक्टर कैसा हुआ, ऐसा। एरिया वेक्टर क्या हुआ मेरे भाई, ऐसा होगा। ये एरिया वेक्टर हो गया, है ना। क्षेत्रफल, एरिया क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। अब एरिया वेक्टर ऐसे हुआ बच्चों, और हमने कहा कि भाई साहब कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे पास कर रही है, कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे पास कर रही है, मुझे बताओ क्या मैं इसका फॉर्मूला अब की बार बी डॉट ए लिख दूं क्या? भाई नहीं लिख सकता। मैं फिर से बोल रहा हूं, बी से कोई मतलब नहीं है किस तरफ है, हमें हमेशा और हमेशा परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही लेना है। यानी हमेशा और हमेशा परपेंडिकुलर, यानी हमें ये चीज लेकर चलनी है। मतलब हमेशा ये वाला कंपोनेंट लेना है। किसके? थीटा वाला कंपोनेंट क्या होगा, इस बात बताओ मुझे। बी के थीटा वाला कंपोनेंट क्या होगा जो थीटा के साथ होगा? क्या मैं उसको बी कॉस थीटा लिख सकता हूं? इसका बी का क्षैतिज घटक क्या होगा, बी कॉस थीटा होगा कि नहीं होगा भाई साहब? तो हमें हमेशा और हमेशा अभिलंब लेना है, हमें परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही लेना है और कुछ नहीं लेना। तो याद रखिए हमेशा परपेंडिकुलर से मतलब है। तो भाई हमें किससे मतलब है? बी कॉस थीटा से। मेरी बात समझ रहे हो? इसलिए यहां पर बी कॉस थीटा आया है, ना कि बी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो कैसे भी पास कर सकती है ना मेरे भाई, कैसे भी पास कर सकती है, हमें उससे क्या लेना देना। आपने कहा एरिया वेक्टर ये रहा, एरिया वेक्टर ये रहा, हमने कहा एरिया वेक्टर के साथ में ये रहा, ऐसे में लाइन पास कर रही है, हमें इससे क्या मतलब भाई? हमें इसका एक कंपोनेंट देखना पड़ेगा, एंड दैट इज बी कॉस थीटा। तो हमें लेना होता है परपेंडिकुलर कंपोनेंट। क्या मेरी बात आपके समझ में आ रही है? तो थीटा एंगल किसके बीच में है? चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण होता है। यानी इट इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एंड द एरिया वेक्टर। क्या आपके दिमाग में यह बात पल्ले पड़ रही है बच्चों? ध्यान से सुनते जाना इस बात को। तो हमने ये कहा कि ये जो बात है, ये जो वेक्टर है, ये इन दोनों के बीच में डिपेंड कर रहा है, इन दोनों के बीच में डिपेंड कर रहा है। ऑब्वियस सी बात है, इन दोनों के बीच में डिपेंडेंसी हो रही है इसकी, इन दोनों के बीच में इसकी डिपेंडेंसी हो रही है। ठीक है जी। अब बच्चों एक बात समझना, इन दोनों के बीच में अगर डिपेंडेंसी है, एंगल बिटवीन एरिया, इन दोनों के बीच में एंगल हो गया। मैं इसको फिगर को थोड़ा बना देता हूं। ये मेरा क्या कहलाता है बेटा? इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? इसी चीज को हम लोग कहते हैं आपका, ठीक है जी, इसी चीज को हम लोग कहते हैं आपका
मैग्नेटिक फ्लक्स यानी चुंबकीय फ्लक्स। तो चुंबकीय फ्लक्स है क्या कि कितनी अभिलंब रेखाएं पास कर रही हैं किसी भी सतह से। याद रखिएगा अभिलंब जोड़ना जरूरी है, ऑलवेज परपेंडिकुलर, और किसी लाइन से कोई मतलब नहीं होगा। बात समझ में आ रही है भाई, बात समझ में आ रही है। तो दिस इज फाई, यानी इसको हम लोग क्या कहकर चलते हैं बेटा, फ्लक्स कहकर चलते हैं। बात समझ गई। चलूं क्या टॉपिक में आगे, दिस इज फ्लक्स। फ्लक्स के बारे में ध्यान रखिएगा, छोटी मोटी बातें हैं जिनके बारे में अच्छे से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, एक दो छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं कि बी में चेंज कर दिया तो कितना होगा, एरिया को बढ़ा दिया तो कितना होगा, तो वही सब बातें हैं। तो आपको पता है कि भैया ऐसा, या थीटा पे भी डिपेंडेंसी हो सकती है, या आपसे ऐसे पूछ लेगा कि बताओ भैया थीटा की वैल्यू अगर 0 डिग्री है तो क्या होगा। थीटा 0 होने का मतलब क्या हुआ, लाइन एकदम इन दोनों के बीच में 0 एंगल होने का मतलब क्या हुआ, एकदम ऐसे परपेंडिकुलर जा रहा है, मतलब एरिया वेक्टर भी यही है और बी भी यही है। अगर दोनों एक जैसे होंगे तो कितनी होगी, तो आप लिखेंगे फाई बराबर क्या होगा, बी होगा, मैक्सिमम होगा, ऑब्वियस सी बात है, अधिकतम होगा, मैक्सिमम होगा। अगर मैं बोल दूं कि भाई 90 डिग्री होगी, 90 डिग्री का मतलब क्या हुआ, अगर कोई लाइन ऐसे में जा रही है, परपेंडिकुलर न जाकर ऐसे में जा रही है बेटा, तो ऐसी लाइन का क्या मतलब हुआ 90 डिग्री। ऐसे में 90 में क्या करेंगे, cos 90, और cos 90 कितना होगा, 0 होगा। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर मैं थीटा या फाई की बात करूं, तो थीटा या फाई की बात लेकर चलूं तो इसकी वैल्यू इतनी निकल कर आएगी। क्या आपको समझ में आ रहा है भाई, बताओ भाई, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है भैया, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो इस तरीके से हम इन चीजों को समझ सकते हैं। तो इन दोनों के बीच में याद रखिएगा, हम हमेशा परपेंडिकुलर कंपोनेंट यानी अभिलंब से ही मतलब है, और किसी से कोई मतलब है नहीं। इसको आप चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट चीज पे चलते हैं, नेक्स्ट चीज पे चलते हैं। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। सो लेट्स मूव टू द टॉपिक, अगले टॉपिक पे चलते हैं, और हम चलते हैं अगला फैराडेज लॉ। इसको हम लोग कहते हैं फैराडे लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। इसको आप फैराडे लॉ कहकर चलते हैं, इसको आप फैराडेज लॉ कहकर चलोगे। क्या बात समझ में आ रही है आपको भाई, क्या बात समझ में आ रही है भाई, ठीक है, ठीक है, फैराडे लॉ। चलो फैराडे लॉ के बारे में बात लेकर चलते हैं कि फैराडे क्या डिस्कस करते हैं और क्या डिस्कस नहीं करते हैं। फैराडे लॉ कैसे डिस्कस करते हैं, हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा। एक बार एक काम करते हैं, एक छोटा सा एक बात देखिएगा। फैराडे एक बहुत सिंपल सी बात बोलते हैं कि भाई साहब, उन्होंने रोजाना जिंदगी में ऐसा महसूस किया कि अगर आप कभी भी किसी भी चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता के अंदर कॉइल लेकर जाए, मेरी बात ध्यान समझना, आपकी एक मैग्नेटिक फील्ड लगी हुई है, और आप किसी मैग्नेटिक फील्ड लगी हुई मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता के अंदर, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आप अगर कॉइल लेकर जाएं, मेरी बात समझना, कॉइल लेकर जाएं, तो अगर आप कॉइल लेकर जाओगे तो कॉइल लेकर जाने के बाद उसमें एक ईएमएफ यानी वैद्युत वाहक बल अपने आप ही पैदा हो जाता है। देखो क्या चमत्कार वाली चीज निकल कर आ रही है कि भाई साहब अब आपको ड्राई सेल ब्राई सेल उल्टी सीधे काम करने ही नहीं है। क्या करो, सिंपल सी एक मैग्नेटिक फील्ड लो, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता लो, और उसमें कॉइल को पटक दो, और आपका क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स यानी चुंबकीय फ्लक्स बदलेगा, और चुंबकीय फ्लक्स बदलने से वैद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ इंड्यूस होगा। नहीं समझ में आई बात, चलो ठीक है, दोबारा से समझाते हैं, इस बात को ध्यान से समझना। फैराडे लॉ की बात लेकर चलूं, अगर मैं फैराडे लॉ की बात लेकर चलूं, तो लेट अस सपोज पहला केस, मान लो कि आपने, मान लो, अभी मैं केस नहीं समझा रहा हूं, अभी बस मैं एक एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या है, पहले थोड़ा सा कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं, फिर मैं आ जाऊंगा आपके लॉज पर। अब मुझे पता है आप लोगों को लॉज बहुत अच्छे से आते हैं। एक बात मेरी समझिएगा, मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता है, बी को क्या कर दिया बेटा आपने, चेंज कर दिया। क्या कर दिया, बी को चेंज कर दिया, मतलब बी को परिवर्तित कर दिया। भैया बी को चेंज कर देते हैं हम लोग, बी चेंज हो गया, बी क्या हो गया मेरे भाई, चेंज हो गया। बी कैसे चेंज करेंगे भाई, आप बोले सर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता कैसे चेंज करें, भाई साहब जिसके साथ आपने लगाई, जिसकी वजह से पैदा कर रहे हो, उसको कम ज्यादा कर दो, उस इलेक्ट्रिसिटी को जिसको भी आपने यूज किया उसको कम ज्यादा कर दो, बहुत आसानी से बदल सकते हो। या इसकी वैल्यू बढ़ाते चले जाओ, भाई पहले 1 थी टेस्ला, फिर 0, फिर 1.2 टेस्ला कर दी, 1.4 टेस्ला कर दी, 1.6 टेस्ला कर दी, बहुत आसानी से कर सकते हो। तो मान लो बी चेंज हो रहा है, और आपने क्या किया, इसके अंदर एक कॉइल डाल दी, मेरी बात ध्यान से समझना, इसके अंदर एक कॉइल डाल दी। तो फैराडे ये कहते, इन्होंने ये ऑब्जर्व किया, फैराडे ने ये देखा कि जब भी हम, ये क्या है, इनवर्ड है बी, इनवर्ट का मतलब अंदर की तरफ, इन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जब भी हम किसी बदलती हुई चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता में,
मेरी बात समझना, बदलते हुए चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता में बी अगर चेंज हो रहा है तो आप जानते हो फाई का फॉर्मूला होता है बी डॉट ए। अगली बार से भूलना मत कि अगर मैं कहता हूं कि बी बदल रहा है तो आपके दिमाग में आना चाहिए था कि फ्लक्स भी बदल रहा है, क्योंकि बी का बदलने का मतलब फ्लक्स का बदलना होता है। क्या आपके पल्ले पड़ रही है बात? तो वो ये कहते हैं कि अगर कभी ऐसा होगा कि बदलते हुए चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता के अंदर कोई कॉइल लाएंगे तो उन्होंने ये कहा कि इस कंडक्टिंग कॉइल के अंदर, इस चालक वाली कॉइल के अंदर, इस चालक वाली कॉइल पर, कंडक्टिंग कॉइल के अंदर चालक में क्या होगी, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। मतलब क्या होगा, वैद्युत वाहक बल पैदा हो जाएगा, वैद्युत वाहक बल पैदा हो जाएगा, वैद्युत वाहक बल पैदा हो जाएगा, बल पैदा हो जाएगा। क्या बात आपको समझ में आ रही है? ऑब्वियस ही बात है भैया, हमें करना क्या है और ये हो क्यों रहा है, क्योंकि फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो आपकी एक बात समझना, मैं इसका एक चीज सिंपल से लिख देता हूं कि आपने बी चेंज किया मेरे भाई, बी चेंज किया मतलब बी बदला, बी बदला तो क्या बदला भाई साहब, फाई बदला, फाई बदलेगा, और फाई बदलेगा बेटे तो क्या पैदा होगा, ईएमएफ पैदा होगा। यानी क्या पैदा होगा, ईएमएफ पैदा होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। क्या आपके बल्ले ये वाली बात पड़ रही है? ईएमएफ इंड्यूस का मतलब प्रेरित होगा क्या, वैद्युत वाहक बल पैदा होगा। अब भाई मैं ये नहीं कह रहा हूं कि करंट भी पैदा होगा, मेरी बात ध्यान से समझना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि करंट भी पैदा होगा, बट आप मेरी बात को समझिएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि करंट भी पैदा होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं करंट पैदा होगा, बट ईएमएफ इंड्यूस होगा। इस बात को तो आप समझते हैं, ईएमएफ इंड्यूस होगा, वैद्युत वाहक बल पैदा होगा। अगर ईएमएफ इंड्यूस होगा बच्चों, ईएमएफ इंड्यूस होगा तो करंट हो भी सकता है इफ इट इज, यदि ये पूरा सर्किट, इफ इट इज कंप्लीट सर्किट, अगर ये कंप्लीट सर्किट होगा तो क्या होगा, उसी को आप बोल सकते हैं, तो क्या होगा, करंट इज ऑल्सो इंड्यूस। तो करंट कब आएगा, धारा कब आती है मेरे भाई, धारा कब आती है बेटा, धारा तब आती है जब पूरा का पूरा सर्कल यहां पर पूरा है, तो ऑब्वियस ही बात है यहां पर क्या होगा, करंट पैदा होगा, धारा पैदा होगा। डायरेक्शन पे हम अभी नहीं जा रहे कि दिशा किस तरफ होगी, परंतु हां इतनी बात समझ जाओ कि भाई साहब इसके अंदर अगर आप बी बदलोगे तो बी बदलने की वजह से फाई बदलेगा। और फैराडे ने देखा कि जब भी फ्लक्स बदलता है किसी कॉइल के अंदर तो हमेशा और हमेशा क्या होती है, हमेशा और हमेशा आपका ईएमएफ पैदा होता है। यानी जनरेटर वनरेटर भी सब इसी कंसेप्ट पर आधारित है। ये बहुत बड़ी डिस्कवरी है, रोजाना जिंदगी में बहुत बड़ी डिस्कवरी है। दिस इज नोन एज फैराडे लॉ का एक सिंपल सा ऑब्जर्वेशन। क्या आपको बात समझ आ रही है भाई? ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो भाई ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आई होप आप सब लोग ठीक है, ठीक है, ठीक है, एक मिनट दीजिएगा। तो हमारी ये चीज निकल कर आई, इसको हमने फैराडे लॉ में एक चीज देखा। पर एक बात मुझे बताइए भाई, फ्लक्स बदलने का क्या सिर्फ यही तरीका है? क्या फ्लक्स बदलने का क्या सिर्फ बी बदले तभी फ्लक्स बदलेगा क्या? ऐसा कोई जरूरी तो नहीं। फ्लक्स तो आप और भी तरीकों से बदल सकते हो ना। अब फ्लक्स और किस तरीके से बदले, समझना, फ्लक्स और किस तरीके से बदले, इसको मैं मिटा रहा हूं थोड़ी देर के लिए, समझना। फैराडे के हम एक और ऑब्जर्वेशन पे चलते हैं, ऑब्जर्वेशन नंबर 2। आप वीडियो को पॉज करके नोट्स बनाते जाइएगा। ऑब्जर्वेशन नंबर 2, ठीक है, ऑब्जर्वेशन नंबर 2। ऑब्जर्वेशन उन्होंने ये देखा कि जरूरी नहीं है, उन्होंने एक और चीज देखी, उन्होंने कहा अब हम बी को कांस्टेंट कर देंगे। क्या कर देंगे? बी को चेंज नहीं करेंगे। चलो भाई, उन्होंने कहा भाई साहब हम बी को चेंज नहीं करेंगे। मत करो भाई चेंज, किसने कहा है कि बी के चेंज कर दो? मत करो चेंज, मत करो चेंज, कौन कह रहा है आपसे बी चेंज कर दो? उन्होंने कहा ठीक है जी, बी हम चेंज नहीं कर रहे हैं। उन्होंने बी को चेंज नहीं किया। चलो जी, बी को हमने कांस्टेंट कर दिया। आपकी बात, बी कांस्टेंट है भाई, चलो जी बी कांस्टेंट है। मेरे बेटे हमने फिर सर्कल रख दिया। अब एक बात बताओ, कुछ हमने ऐसा चमत्कार किया कि इसका जो एरिया, इसका जो रेडियस है, मेरी बात ध्यान से समझा, इसका जो रेडियस है, इसकी जो त्रिज्या है, इसका जो रेडियस है वो रेडियस बढ़ता जा रहा है। मेरी बात ध्यान से समझिएगा, रेडियस क्या है? त्रिज्या बढ़ती जा रही है। मतलब कैसी है? त्रिज्या बढ़ेगी। क्या मेरी बात समझ रही? त्रिज्या बढ़ेगी। और मेरे बेटे एक बात मुझे सोचकर बताना, अगर बी कांस्टेंट हो, अगर बी नियत हो, बी तो कांस्टेंट हो, कोई बात नहीं, आर तो चेंज हो रहा है, आर चेंज हो रहा है, त्रिज्या चेंज हो रही है, तो मैं लिख सकता हूं एरिया यानी क्षेत्रफल भी चेंज होगा।
और बेटा क्षेत्रफल चेंज होगा तो क्या फाई बराबर होता है बी ए कॉस थीटा। मुझे एक बात बताओ कि मैं ये कह सकता हूं कि भाई साहब एरिया चेंज होगा तो फाई भी चेंज होगा। और भाई साहब फैराडे ने ये देखा कि जब भी फाई चेंज हो रहा है, फाई चेंज हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, उन्होंने कहा ईएमएफ इंड्यूस हो गया। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हम चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता को ही बदलें, यानी वैद्युत वाहक बल प्रेरित हो गया, यानी ईएमएफ क्या हो गया, फिर से पैदा हो गया, वैद्युत वाहक बल फिर से पैदा हो गया। ये बात समझ रहे हो? तो वैद्युत वाहक फिर से प्रेरित हो गया। तो वैद्युत वाहक बल क्यों आ गया? क्योंकि अब के बाद बी नहीं बदला पर आपने ए बदल दिया। भाई हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, सीधा से कंसेप्ट ध्यान रख लो, बी से मतलब नहीं, फ्लक्स चेंज होना चाहिए। अगर कभी फ्लक्स में परिवर्तन होता है, लाइनें जितनी पास कर रही हैं उन लाइनों में परिवर्तन होता है, इसका मतलब ये हुआ कि उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। करंट हो भी सकता है अगर ये पूरा सर्किट है, इस सर्किट अगर कंप्लीट है, अगर परिपथ पूरा है, सर्किट कंप्लीट है भाई, परिपथ पूरा है, तो उस केस में, परिपथ पूरे के केस में धारा भी इंट्रोड्यूस हो जाएगी। परिपथ पूरा है तो धारा भी क्या आ जाएगी, परिपथ पूरा का मतलब धारा भी आ जाएगी, मतलब करंट भी आ जाएगा। ठीक है जी, ठीक है जी, बहुत बढ़िया, बहुत सिंपल सी चीज है, तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके से बी भी आ जाएगी। फैराडे के थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन है ना, और ध्यान समझते चलिएगा सभी चीजों को। तो ये क्या आ जाएगा, मेरा वैद्युत वाहक बल भी पैदा हो जाएगा। अब इनका एक तीसरा ऑब्जर्वेशन और देखते हैं। उन्होंने कहा अब मैं एरिया भी ना बदलूं तो क्या बदल दूं। चलो जी, अब की बार हम तीसरे ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं, और क्या बदल सकते हैं। चलिए जी, एक काम करते हैं, हमने कहा कि चलिए हम दोनों में से कोई चीज नहीं बदल रहे, दोनों में से कोई चीज नहीं बदल रहे। अब हम क्या करते हैं, बी को भी कांस्टेंट कर देते हैं, एरिया यानी रेडियस को भी। तो हमने कहा बी भी कांस्टेंट भाई, एरिया भी कांस्टेंट, यानी ये दोनों कांस्टेंट हो गए। क्या अभी भी फ्लक्स बदला जा सकता है? बिल्कुल बदला जा सकता है, और उसका नाम है, उसके बारे में बात लेकर चलूं तो फ्लक्स अब की बार कैसे बदला जाएगा। फ्लक्स बदलने के लिए थीटा नाम का भी तो टर्म था भाई, भूले तो नहीं है, फाई बराबर था बी ए कॉस थीटा। तो अगर थीटा बदल जाए, अगर थीटा बदल जाए, लाइनें जिस एंगल पे पास कर रही थी अगर वो बदल जाए, तो भाई साहब अब की बार भी फ्लक्स परिवर्तन होगा। तो अगर आप इसमें धारा प्रवाहित कराना चाहते हो, अगर मान लो अब की बार मैं स्क्वायर ले सकता, आप कुछ भी ले सकते हैं, सर्कल दोबारा से ले सकते हैं। अगर मैं बात लेकर चलूं कि आपने कहा कि अगर मुझे इसमें धारा प्रवाहित करनी है, अगर मुझे इसमें करंट प्रवाहित करना है, अगर मुझे इसमें विद्युत वाहक बल प्रदायित करना है, तो इस वैद्युत वाहक बल पैदा करने के लिए मैं एक काम करता हूं, मैं इस चीज को घुमा देता हूं। एक बात बताइएगा, मैं अगर ये कह दूं कि कॉइल घूमेगी, एक बात समझना, पहले लाइनें ऐसे में कट रही थी, मेरी बात है ऐसे में, अब ये लाइनें ऐसे में आ रही थी, ऐसे कट रही, तो अगर ये ऐसे हो गई तो अब की बार तो लाइनें कटना बंद हो गई ना भाई, आपको पता है ना, ये तो एंगल कितना बन गया, 90 डिग्री बन गया, तो जीरो हो गया फ्लक्स। मेरी बात समझना, अगर ये कॉइल बार बार चेंज होगी तो अब तो लाइनें ज्यादा पास करने लगी, फिर से घूम जाएगी, फिर से कम लाइनें, फिर ज्यादा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब की बार 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 परिवर्तन होगा, और थीटा चेंज होने की वजह से, थीटा क्योंकि बार बार क्या होगा, चेंज होगा, और थीटा चेंज होने की वजह से क्या होगा, फ्लक्स में परिवर्तन होगा, यानी फाई क्या होगा, चेंज होगा। क्या आपको ये चीज समझ, उन्होंने ये देखा फैराडे ने कि अगर फाई चेंज हुआ तो फिर से क्या पैदा होगा, वैद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ फिर से इंड्यूस होगा। बात समझ में आ रही है, ईएमएफ इंड्यूस होगा, इंड्यूस्ड होगा, यानी ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। और अगर फिर से बोल दूं, अगर कंप्लीट सर्कल है तो क्या पैदा होगा बेटा, कंप्लीट सर्कल का मतलब ये हुआ, कंप्लीट सर्कल का मतलब ये हुआ, कंप्लीट अगर परिपथ है, कंप्लीट सर्किट है, तो कंप्लीट सर्किट में क्या होगा, करंट भी आ जाएगा। हिंदी वालों के लिए अगर पूर्ण परिपथ होगा तो पूर्ण परिपथ के केस में आपकी धारा नाम की चीज भी आ जाएगी, यानी कंप्लीट सर्किट के केस में करंट भी इंड्यूस हो जाएगा, मतलब धारा भी इंड्यूस हो जाएगी। यानी एक सिंपल सी बात है, फैराडे का ये पूरा ऑब्जर्वेशन ये कह रहा है कि अगर किसी कॉइल में फ्लक्स में परिवर्तन होता है, चाहे वो बी में चेंज हो, चाहे उसकी त्रिज्या रेडियस में चेंज हो, चाहे वो उसके थीटा में चेंज हो, किसी में भी चेंज हो, एक बात को हमेशा याद रख लो कि जब भी फ्लक्स में परिवर्तन होगा, एक कॉमन केस फ्लक्स में परिवर्तन मतलब ईएमएफ का इंड्यूस होगा। ये संसार का एक नियम है, इसी को फैराडे ने कहा। हमने अभी तक डायरेक्शन नहीं लिखी है, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात चल रही है। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि अगर फाई चेंज होगा, अगर फाई में परिवर्तन होगा, फ्लक्स में परिवर्तन होगा, ये फ्लक्स कौन सा है, फ्लक्स लिंक्ड, इस बात को मत भूलिएगा भाई, ये फ्लक्स कौन सा है, जो जुड़ा हुआ है,
ये वो वाला फ्लक्स है जो जुड़ा हुआ है, ऐसा नहीं कि बाहर वाले फ्लक्स से मतलब नहीं है, जो इसके साथ जुड़ा हुआ है, मतलब जो इसको कट कर रहा है उस फ्लक्स से मतलब है। तो अगर मैं ये कह सकता हूं कि अगर जुड़ा हुआ फ्लक्स कभी परिवर्तित होता है, फ्लक्स चेंज होता है, तो दैट मींस ईएमएफ इंड्यूस होगा। करंट आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, इट डिपेंड्स। ठीक है जी, क्या आपको ये चीज समझ में आई जितना मैंने बताया? इसी को क्या कहते हैं, फैराडे कहकर चलते हैं। फैराडे ने ये बातें कुछ ऑब्जर्व की, इनके आधार पर उन्होंने कुछ लॉ दिए हैं। ये लॉ बहुत सिंपल है, अगर आप इन सबको समझ गए हो तो लॉ को आप बहुत आसानी से समझ सकते हो। बच्चों देख लो, आपको कहीं पर कोई चीज प्रॉब्लम तो बताना, ठीक है? ठीक है भाई, ठीक है बच्चों, तो पढ़ाई वढ़ाई करते रहें बेटा, है ना, स्किप ना करें और सारी चीजों को बहुत बेसिक तरीके से अच्छे से पढ़ते चलें, ठीक है? चलिए, फैराडे की तो ऑब्जर्वेशन में अब हम लॉ पर चलते हैं। लिखते हैं पहला लॉ, कि पहला लॉ क्या कहता है। फर्स्ट लॉ क्या कहता है? बहुत सिंपल सी बात कहता है, आप सब लोग जानते हैं। बहुत सिंपल सी बात कहता है, आप सब लोग जानते ही हैं इस बात को। तो फ्लक्स में पहले लॉ की हम बात लेकर चलते हैं, ठीक है? चलिए फर्स्ट लॉ के बारे में बात लेकर चलते हैं, ठीक है? ठीक है, फैराडे का फर्स्ट लॉ, ठीक है? ठीक है, अब देखिए अलग अलग किताबें की बात करूं तो अलग अलग डेफिनेशन से सबकी, मैं एक सिंपल सी डेफिनेशन लेकर चलता हूं, समझिएगा। वेनेवर, जब भी, वेनेवर, जब भी देयर इज अ चेंज, देयर इज अ चेंज, वेनेवर देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, magnetic flux linked with the coil, with the coil changes। हिंदी वालों के लिए ध्यान से सुनना, जब भी कॉइल के साथ, जब भी कुंडली के साथ लगी हुई चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जब भी कुंडली में लगी हुई चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, फ्लक्स में परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है, वैद्युत वाहक बल पैदा होता है, वैद्युत वाहक बल पैदा होता है, वैद्युत वाहक बल पैदा होता है। और यदि, और यदि यह पूर्ण परिपथ है, और यदि यह पूर्ण परिपथ है, और यदि यह पूर्ण परिपथ है, इफ इट इज कंप्लीट सर्किट, यदि यह पूर्ण परिपथ है तो धारा भी पैदा होगी, यानी धारा भी प्रेरित होगी, धारा भी पैदा होगी। बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है? सिंपल सी बात है, धारा भी पैदा होगी। यह तब तक रहेगी, यह तब तक रहेगी, यह तब तक रहेगी जब तक फ्लक्स में परिवर्तन होता रहेगा, जब तक फ्लक्स में परिवर्तन होता रहेगा। मतलब कहने का मतलब यह हुआ कि भाई साहब ऐसा नहीं कि आपने एक बार पैदा कराया और भूल गए बी को चेंज करना, ऐसा नहीं बेटे, घोड़े बेचकर नहीं सोना है। अगर बी बदलेगा भैया फ्लक्स बदलेगा, या ए बदले, कोई फ्लक्स बदलेगा तभी भैया ईएमएफ इंड्यूस होगा। बदलना बंद तो भाई साहब ये चीज भी पैदा होना बंद। इसका मतलब ये हुआ कि भाई चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स तभी होगा, मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स तब। क्या मेरी बात आपके पल्ले पड़ रही है भाई? इतनी सी बात है, और इसी को क्या बोलते हैं, फर्स्ट लॉ बोलते हैं। एक सिंपल सा स्टेटमेंट है आपके पेपर से रिगार्डिंग, ये स्टेटमेंट है जिसके बारे में हम बात करते हैं। बस इतना सा सिस्टम है। क्या बात समझ आ रही भाई? आगे चलूं, आगे चलूं भाई। ये सिंपल सा फर्स्ट लॉ है, इसके बारे में आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं। मैं मिटा देता हूं और सेकेंड लॉ की तरफ हम चलते हैं। ठीक है भैया, मिटा दूं इस चीज को, ठीक है? नेक्स्ट चीज पे चलते हैं, सेकेंड लॉ। देखो बच्चों, सेकेंड लॉ क्या कहता है, ठीक है? सेकेंड लॉ पर चलते हैं। सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ को हिंदी में द्वितीय नियम कहते हैं ना, द्वितीय नियम जानते होंगे आप, आई होप, ठीक है? अब बेटा लॉ मतलब नियम है ना, तो अगर मैं सेकेंड लॉ की बात लेकर चलूं तो सेकेंड लॉ ये कहता है, भाई साहब कितना ईएमएफ पैदा हुआ ये कैसे पता लगाएंगे?
तो ये कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ, मैग्नीट्यूड जानते हो, परिमाण, है ना। जैसे गोभी खरीदने गए आप, तो आपने कहा भाई साहब गोभी और सब्जी वाले से कहा कि भैया 50 किलो गोभी दे दो, तो जो 50 नंबर है दैट इज मैग्नीट्यूड, है ना, किलोग्राम यूनिट होगी। आपने कहा मैग्नीट्यूड ऑफ, मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड, ईएमएफ इंड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हिंदी में बात लेकर चलो तो हिंदी में पढ़िए, हिंदी में समझिएगा, किसी भी कुंडली के अंदर पैदा होने वाला चुंबकीय फ्लक्स, किसी भी कुंडली के अंदर पैदा होने वाला वैद्युत वाहक बल, किसी भी कुंडली में पैदा होने वाला वैद्युत वाहक बल फ्लक्स में परिवर्तन के समानुपाती होता है, फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है, दोबारा बोल दूंगा, एक बार समझिएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इंड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। बात को ध्यान से समझिएगा, मैं क्या कहने की कोशिश कर, मैं लिख देता हूं बेटा, ठीक है। पैदा होने वाला वैद्युत वाहक बल या प्रेरित वैद्युत वाहक बल, ऐसे लिखो, प्रेरित वैद्युत वाहक बल फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है, मेरी बात ध्यान से समझिए, समानुपाती होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि अगर मैं कहता हूं कि किसी में ईएमएफ इंड्यूस हुआ, तो ईएमएफ ई से भी लिख सकता हूं, स्मॉल ई से भी लिख सकते हैं। तो स्मॉल ई की बात लेकर चलूं तो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन फ्लक्स, यानी डी फाई बाई डी टी के होता है ना। ये कौन सी वैल्यू बच्चों, अगर आप पहला चैप्टर आपको याद है 11th क्लास का, तो आपको याद होगा एक टर्म होता है जिसको आप कहते हो इंस्टेंटेनियस, इसको आप इंस्टेंटेनियस ईएमएफ कहोगे। इंस्टेंटेनियस का मतलब जानते हो ना बेटा, आपको याद होगा दो चीजें आपने पढ़ी थी, एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एक एवरेज वेलोसिटी। एक को आपने कहा था औसत वेग और दूसरे को कहा था आपने आपका क्षणिक वेग। आप भूले तो नहीं है भाई। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है एक बहुत छोटे से पॉइंट पर, और एवरेज का मतलब होता है किसी बहुत बड़ी वैल्यू पर। दोनों के बारे में आपने डिस्कस किया था। तो अगर मैं E बराबर डी फाई बाई डी टी लिख रहा हूं तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, E इक्वल्स टू डी फाई बाई डी टी, ऐसे भी लिख सकते, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो बेटा एक कांस्टेंट आएगा, अभी उन कांस्टेंट को 1 मान सकते हैं। तो इसके बारे में बात लेकर चलूं तो ये बोला गया स्टेटमेंट, और इसी को क्या बोलते हैं, फैराडे का सेकंड लॉ कहकर चलते हैं। ये कौन सी वैल्यू बच्चों, अगर आप भूले नहीं हो, एवरेज मतलब औसत मान है ये। अगर आपसे पेपर में औसत पूछा जाएगा तो आप औसत निकालेंगे, अगर आपके पेपर में आपसे क्षणिक की वैल्यू निकलवा जाएगी तो आप क्षणिक की वैल्यू निकाल कर बताएंगे। क्या आपको बात समझ आ रही है? कांस्टेंट को 1 मान लेना, इस 1 मान लेना, नंबर ऑफ टर्न्स आएगा जिसको हम 1 मान लेते हैं, ई बराबर निकल कर आएगा, इसको हम लिख देंगे डी फाई बाई डी टी, जिसके बारे में बाद में बात करेंगे। ठीक है, अभी इतना बोल रहे चल रहा हूं। अगर मैं इसकी बात लेकर चलूं तो इसको आप लिख देना डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। क्या आपको बात समझ आ रही है भाई? क्योंकि यहां एक कुंडली की बात हो रही है, एक ही कॉइल की बात हो रही है, एक टर्न्स की। तो भाई इस तरीके से आप द्वितीय नियम को निर्धारित कर सकते हैं, सेकंड लॉ को निर्धारित कर सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत भाई, कुछ परेशानी? ठीक है, कोई दिक्कत भाई? सेकंड लॉ ठीक है ना बच्चों? ठीक है जी, चलो तो इतनी बात आपकी हो गई है। चलो इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक छोटा सा। ठीक है, चलो देखो बच्चों, एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, कोई भी एक छोटा सा क्वेश्चन लिख लेते हैं। लेट अस सपोज आपसे बोला गया कि भाई साहब फ्लक्स दे दिया गया, मान लीजिए फ्लक्स इज गिवन एज 3t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 1। आपसे पूछा गया फाइंड ईएमएफ इंड्यूस, आपसे पूछा गया कि प्रेरित वैद्युत वाहक बल बताइए 5 सेकंड पर।
एक ये आपके पेपर का पैटर्न है जिस पे क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको बताना है कि अगर फाई का मान इतना दे रखा है तो वैद्युत वाहक बल कितना प्रेरित होगा एट टाइम इक्वल्स टू 5 सेकंड पर, 5वें सेकंड पर कितना प्रेरित होगा। जरूरी नहीं कि आपसे 5वां सेकंड पूछा जाए, तो मैं आपसे क्वेश्चन अलग थोड़ा चेंज कर देता हूं। फाइव इंड्यूस्ड ईएमएफ एट 2 सेकंड एंड इन 2 सेकंड। आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि 2 सेकंड में बताइए, और आपसे पूछा गया कि भाई साहब 2 सेकंड में बताइए, और आपको दूसरे सेकंड पर भी बताना है। मेरे कहने का मतलब यह हुआ कि वैद्युत वाहक बल बताइए, प्रेरित वैद्युत वाहक बल बताइए 2 सेकंड पर और पहले 2 सेकंड में। ये दोनों बातें हैं, सिंपल सी बात है, आप इस तरीके से समझ सकते हैं। आपने बहुत क्वेश्चन किए हैं, आपको मेरे ख्याल से बहुत ईजीली समझ में आएगा कि अगर आपको फ्लक्स निकाल, बेटा आपको ईएमएफ इंड्यूस निकालना है, वैद्युत वाहक बल निकालना है, तो एक सिंपल सा तरीका है, आपको पता है ई बराबर होता है d∅dt। हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, डायरेक्शन का भी कोई चर्चा नहीं हुई है। d∅dt हुआ, d∅dt हुआ भाई साहब, तो d∅dt हुआ, तो अब अगर ये d∅dt हुआ इंस्टेंटेनियस निकालो, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं बच्चे। इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो दिस इज 60, दिस इज 5, 60 + 5। मेरी बात समझे? अगर मैं इसको 60 + 5 बोल दूं, दिस इज 60 + 5, इसके बारे में बात लेकर चलूं तो कितने पे निकालना है? 2 सेकंड पर। तो हम एक काम करते हैं, ईएमएफ आ गया इतना, तो अगर एट t = 2 सेकंड पे निकालूं तो उसके अंदर मैं 2 पुट कर देता हूं। 2 पुट करूंगा तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, 12 + 5 हो जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू 17। बताओ किसी को कोई दिक्कत, कुछ परेशानी? मेरे ख्याल से कोई परेशानी तो होगी नहीं। ठीक है, ठीक है, आगे चलो। ठीक है, हमने कहा कि चलो भाई ये तो निकल कर आ गया आपका क्या, इंस्टेंटेनियस, क्षणिक निकल कर आ गया। अब आप एवरेज कैसे निकालोगे भाई? अगर आप मेरे से पहला चैप्टर पढ़े हैं और अगर आपको पता है कि अगर आपको इंस्टेंटेनियस एवरेज निकालनी है तो औसत मान आपको किसके बीच में निकालना है? तो औसत मान निकालना है आपको 0 से 2 सेकंड के बीच में, है ना। यानी t2 क्या होगा? 2 सेकंड, और t1 क्या होगा? 0 सेकंड। बात समझ में आ रही है इतना? तो अगर मैं ईएमएफ लिखूं बच्चों, तो इसको आप लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो φ2 माइनस में लिख सकते हो φ1 अपॉन में लिख सकते हो t2 माइनस लिख सकते हो t1। भाई क्या आपको बात समझा रही है? तो यहां पर t2 क्या हो गया भाई? t2 हो गया आपका 2 सेकंड, और t1 क्या हो गया बेटा? 0 सेकंड। बात समझा रही है बेटा? ऐसे ही φ2 मतलब 2 सेकंड पर, φ2 मतलब एट 2 सेकंड, और भाई φ1 मतलब एट 0 सेकंड। बात ये तो समझ में आती है? इन टाइम की बात हो रही है बच्चों। φ2 माइनस φ1, तो φ2 मतलब आपको किस समय पे निकालना है दोस्तों? तो भैया 2 सेकंड पर φ2 था कितना? तो 2 सेकंड पर कितना था मेरे बच्चे? तो इसमें एक काम करो ना, इस इक्वेशन के अंदर 2 पुट करके देख लो। अगर आपको φ2 निकालना है, अगर आपको φ2 निकालना है तो कुछ नहीं करना, उसमें 2 पुट कर दो टी की जगह। 2 पुट किया तो 2 दूनी 4, 4 3 12 हो गया, प्लस में हो गया 2 5 दूनी 10 हो गया, प्लस में हो गया भाई साहब 1 हो गया। इसके बारे में बात लेकर चलो तो ये हो गया 22 23 हो गया। क्या बात आपको समझ आ रही है भाई? बोलो भाई, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? अब एक बात बताओ बेटा, φ1 मतलब 0 सेकंड पर, पहला वाला टाइम 0 सेकंड पर 0 पुट कर देता हूं इसकी जगह, क्या हो गया? 1 हो गया। बस अब कुछ नहीं करना बेटा, इन दोनों वैल्यूज को पुट कर दो। φ2 कितना है? 23, माइनस में कितना हो जाएगा? 1, अपॉन में कितना हो जाएगा? t2 माइनस t1 यानी 2 माइनस 0, एंड दैट इज इक्वल टू 22/2, एंड दैट इज इक्वल टू 11 वोल्ट। आप मुझे बताइए किसी को किसी समझने में कोई दिक्कत? ये लीजिए, एवरेज और इंस्टेंटेनियस वैल्यूज निकल कर आ गई। इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। देख लीजिए अच्छे से, मन भर लीजिए, अपना मन भर जाना चाहिए आपका। ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है, बहुत अच्छे। सो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट चीज पे चलते हैं, अगली चीज। ठीक है, तो इसके बारे में हम बात लेकर चल रहे थे, ये हमारा सेकंड लॉ निकल कर आता है। ठीक है, अगर आपको कभी करंट इंड्यूस निकालना हो तो वो भी निकाल सकते हैं बहुत छोटी सी तरीके से, है ना। अगर मान लो आपको करंट निकालना हो कि करंट कितना है भाई, तो करंट कितना होगा? अगर आप धारा निकालना चाहते हो तो करंट इंड्यूस भी निकाल सकते हो, कितना होगा करंट इंड्यूस्ड, यानी प्रेरित अगर धारा निकालना चाहते हो तो प्रेरित धारा कितनी होगी बच्चों? अब अगर आप करंट निकालना चाहते हो तो करंट का फॉर्मूला तो होता है V/R। क्या बात समझा रही बेटा? या E/R, अगर इंड्यूस निकालना है तो E/R या V/R।
अब मेरे बच्चे एक बात बताओ, मेरे बच्चे एक बात बता, अगर रेसिस्टेंस बहुत छोटा है और मैं अगर कह दूं कि आर क्या है बेटा, आर इज रेसिस्टेंस ऑफ कॉइल, ये क्या है बेटा, कॉइल का रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस ऑफ कॉइल, यानी इसको हम बोल सकते हैं कुंडली का प्रतिरोध। बेटा अगर कुंडली का प्रतिरोध ये है तो मुझे एक बात बताओ, अगर कुंडली का प्रतिरोध ये है R, तो बेटा E का फॉर्मूला तो आपको पता है ना, E का फॉर्मूला तो अभी थोड़ी देर पहले लिख कर आए थे, तो कुछ नहीं करना बेटा, इस फॉर्मूले को पुट कर देते हैं और I बराबर क्या हो जाएगा, 1/R इंटू में हो जाएगा, E को आपने लिखा है d∅dt। मुझे बताओ किसी को कोई दिक्कत हो, ये हो गया करंट कितना इंड्यूस्ड होगा, ये फॉर्मूला एक और आ गया, बस इसको नोट करना है। बात समझ में आ रही है बेटा? बात समझ, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं समझने में? बहुत छोटी सी चीज़ है, आप बहुत आसानी से इसको समझ सकते हो। ठीक है, ठीक है भाई, बात समझ में आ गई बेटा। नेक्स्ट चीज पे चले, नेक्स्ट चीज पे चलूं भाई, ठीक है जी, चलो। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, तो अब हमारा स्टार्ट होगा लेंज लॉ, और लेंज लॉ हम नेक्स्ट टर्न से स्टार्ट करेंगे। अब हम सीखेंगे कि भाई डायरेक्शंस कैसे निकालते हैं, दिशा कैसे निकाली जाती है, और उससे पहले हम लेंज लॉ की चर्चा करेंगे। तो दिस इज लेंज लॉ, और हमारा अगला जो टॉपिक रहेगा दैट इज लेंज लॉ। क्लास कल होगी, तो कल हम पढ़ने वाले हैं लेंज लॉ। हम देखेंगे कि डायरेक्शन कैसे निकली, कल हम कुछ बातें और अच्छी से समझेंगे, ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि भाई लेंज लॉ में अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता, अगर लेंज लॉ बोलते कि अपोज नहीं कर रहा है, विपरीत नहीं कर रहा है, विरोध नहीं कर रहा है, तो क्या होता अगर मैं अपोज नहीं मानता, तो आप देखते हैं सारे के सारे कंसेप्ट उल्टे पड़ जाते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक बनकर आता है। लेकिन अभी के लिए, आज के लिए इतना ही, बाकी हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टर्न पर। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। क्लासेस रेगुलर रहेंगी तो आप क्लासेस को प्लीज अटेंड करते रहिएगा, और सारी क्लासेस को जरूर अटेंड कीजिएगा। इलेक्ट्रिसिटी के पोर्शन को भी अच्छे से वीडियो देख लीजिएगा, जितना भी समय मिलता है अपने वीडियोस को एक लाइन से देखते हुए चलिए। जो लोग मुझसे ऑनलाइन बैच में पढ़ रहे हैं ऑलरेडी, उन लोगों से भी दरख्वास्त है कि आप लोग भी पूरे लेक्चर्स को देख लें। इससे क्या होगा, आप जल्दी पढ़ पाओगे उनको, बाद में आपको थोड़ा सा मुसीबत, मतलब आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। जिससे क्या होगा ना, आप अभी से ही पढ़ लोगे तो आपका समय भी थोड़ा बच जाएगा। ठीक है ना, तो चलो भाई, धन्यवाद, टेक केयर, गुड लक, खुश रहो, मजे करो। ठीक है, टेक केयर।